चलिए आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कौन ऑर्गन शामिल होता है, यानी अंग देखते हैं। तो बाह्य नासिका, नासिका मार्ग, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। आप इसको फिगर से भी देख करके समझ सकते हैं। इस श्वसन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग 4 भाग में समझते हैं। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैस का परिवहन। और इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कोशिकीय श्वसन के बारे में हम लोग समझते हैं। ये फिगर देख करके आप कुछ नाम याद रख सकते हैं, जैसे ये डायफ्राम हो गया, ये ओरल कैविटी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे। और नसल कैविटी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये नोज के अंदर आप नसल कैविटी देख रहे हैं, यहाँ फायरेंक्स हो गया। और लैरिंक्स वाले ग्रुप में यहाँ एपोग्लेटिक्स होता है, जो हेल्प करता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो ओरल कैविटी से खाना को सीधे फूड पाइप यानी एसोफेगस में पहुंचाता है। और फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स ही ये इधर बंद करके फिर नसल कैविटी से ट्रैकिया में हवा को आने देता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। रेस्पिरेशन 2 प्रकार से हो गया, एक एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल। तो एक्सटर्नल हम लोग समझेंगे, ये इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और फेफड़े के बीच में होता है। और इंटरनल हो गया आपको ब्लड एंड सेल यानी खून और कोशिका के बीच में हम लोग इसको समझते हैं। अब बाहरी श्वसन जो होता है, इसमें ब्रीथिंग समझते हैं। ब्रीथिंग होता है हवा को ग्रहण करना और छोड़ना, इसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, यानी सांस लेना। जब हम लोग हवा लेते हैं तो हवा गैस का मिश्रण है, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। और जब हम लोग सांस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो हवा छोड़ने के समय में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 17% हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है 21 से घट करके 17 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आप ब्रीदिंग प्रोसेस में देख रहे हैं। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो इसका डायफ्राम जो है ऊपर हो जाता है और सांस लेने से डायफ्राम ये नॉर्मल रहता है। तो इस प्रकार से डायफ्राम जो होती है हेल्प करता है सांस को छोड़ने में, लंग्स को जो है ना ऊपर धकेलने में मदद करता है। अब हम लोग गैस का एक्सचेंज समझते हैं, यानी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ये फेफड़ास के अंदर में होता है, यानी लंग्स के अंदर होता है। ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट के द्वारा होता है, यानी विसरण प्रवणता के आधार पर होता है, साधारण विसरण के द्वारा होता है। इसको आप लोग देख करके फिगर से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के बारे में, यानी गैस का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस का मतलब हुआ फेफड़ा से लेकर सेल तक पहुंचाना, अब फिर सभी सेल से लेकर के फिर फेफड़ा तक पहुंचाना। तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसका हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में 60% प्लाज्मा होती है और 40% कॉर्पल्स होती है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये 40%, प्लाज्मा 60%। तो हीमोग्लोबिन जो है RBC के अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 10 से 20% जो होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है और 7% प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनिक अम्ल बना लेती है और इस प्रकार से वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब 70% जो होती है पोटेशियम और सोडियम, यानी ब्लड में जो पोटेशियम और सोडियम होती है उसके द्वारा होता है। ब्लड में पोटेशियम और सोडियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के बाइकार्बोनेट बना लेता है, इस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप ये इस फिगर को देख करके समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये फिगर
देख करके यहाँ एल्वेलाई हो गया, एल्वेलाई के ऊपर ही कैपिलरीज होता है ना। ये आप इसको कैपिलरीज देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज, इसमें आपको आरबीसी दिख रहा है। और इस प्रकार से ऑक्सीजन मिलने के बाद आरबीसी इस प्रकार से हो जाता है। इधर बिना ऑक्सीजन का आरबीसी है, तो आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इस प्रकार से देख लिया, ये आपका हो गया एल्वेलाई। एल्वेलाई के ऊपर ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इस फिगर को देख करके आपको समझना है एल्वेलाई क्या होता है, एल्वेलाई का कैविटी क्या होती है। इस प्रकार से इसको देख करके समझ सकते हैं। अब हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में समझते हैं। तो इंटरनल आंतरिक श्वसन जो होता है, ये सेल और उसके ब्लड टिश्यू, ब्लड के अंदर जो सेल होती है, सेल और टिश्यू ब्लड के बीच में होती है, यानी कोशिका और कोशिका द्रव के बीच में इसको हम लोग समझते हैं। तो आंतरिक श्वसन समझने से पहले ये आप देख ले हम दिए क्या, जो है एल्वेलाई वॉल हो गया, यहाँ ब्लड कैपिलरीज हो गया। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है। इस प्रकार से ये फिगर देख करके आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं। अब एक चीज़ हम लोग को और समझना है, जिस प्रकार से अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, तो एक समान सेल मिलकर के टिश्यू बनता है। जैसे ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसके बाद समान टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन का ग्रुप मिलकर के एक सिस्टम तैयार होता है, तंत्र, जिस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे। फिर 10, 11, 12 तंत्र इस प्रकार से मिलकर के बॉडी का निर्माण होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है, ये सेल के अंदर होता है और यहाँ दो जगह होती है, एक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको साइटोप्लाज्म के ही अंदर में दिखता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं दो प्रकार से होता है, एक साइटोप्लाज्म में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म समझते हैं। तो ये सेल के अंदर होता है और इसको ईएमपी पथ भी कहते हैं, क्योंकि इसका अध्ययन जो है सबसे पहले एमेंडन, मेयरहॉफ एवं पार्सन ने किया था, इसलिए इसको ईएमपी पथ भी कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब समझते हैं ग्लाइकोसिस। तो ग्लूकोज को तोड़ना यानी विखंडन करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिस। तो एक ग्लूकोज यानी एक अणु ग्लूकोज का जो है विखंडन होने पर 2 पायरुविक एसिड का अणु बनता है, जिसमें से 4 एटीपी का 4 अणु प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में 2 एटीपी यानी एटीपी का 2 अणु खर्च हो जाता है, क्योंकि जिस समय प्रक्रिया शुरू होती है तो वो 2 एटीपी से शुरू होती है और लास्ट में 4 एटीपी बनता है। तो उसमें से 2 एटीपी तो प्रोसेस यानी प्रक्रिया में ही लग जाता है। तो इस प्रकार से सिर्फ 2 एटीपी हम लोग को साइटोप्लाज्म में एनर्जी होता है। और इसमें देख रहे हैं एनएडी से 2 एनएडी में जाता है और फिर एटीएस में चला जाता है। एटीएस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का 4 अणु बनता है। इसमें 2 एटीपी लॉस यानी खर्च हो जाती है इस प्रोसेस में। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग समझते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के साथ होते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में सर हैंस एंड लीव क्रेब्स ने बताया था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राइकार्बोलिक साइकिल भी कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम रहती है इसके द्वारा होता है। तो इसमें 2 एडीपी का 2 अणु और एटीपी का 2 अणु बनता है और 4 पैर हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब पायरुविक एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें 18 एटीपी बनता है, एटीपी का 18 अणु बनता है। तो हम लोग समझते हैं। तो इसमें 1 एटीपी और 5 NADH यानी NAD उसके साथ हाइड्रोजन, ये 5 इसका बनता है और 1 NAD जो है H2 ये बनता है और 1 यानी 1 NADH में 3 एटीपी का अणु होता है और 1 NADH2 में
एटीपी का 2 अणु होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं एक एटीपी, अब 5 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, और फिर 1, तो 1 + 15 + 1 यानी 18 एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होती है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें 18 एटीपी अणु बनते हैं। इसको हम लोग कुछ जैसे एटीपी आया है तो एटीपी के बारे में समझते हैं। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडी निकोटाइन माइड एडिन डिन्यूसेलोसाइड और एडीपी एडिसिन डाइफॉस्फेट एटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इसमें अवकरण प्रक्रिया में जैसे डिहाइड्रोजनेज जो होती है एंजाइम के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी चैम्बर में मुक्त हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में डट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में उपस्थित होता है। तो एंजाइम की श्रृंखला से गुजरते हैं और इस क्रम में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो अकार्बनिक फास्फेट से ऊर्जा युक्त फास्फेट का निर्माण करती है, जिसे एडीपी से जोड़कर एटीपी का निर्माण करती है, और इसी प्रक्रिया को एटीएस कहते हैं। हम लोग जैसे अभी एनएडी देख रहे हैं, एडीपी देख रहे हैं, ये सब को एंजाइम है। इसी प्रकार से एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्टोर होता है। एक एटीपी में 8000 कैलोरीज होती है, इसलिए 2 एटीपी जो साइटोप्लाज्म में बनता है तो 16000 कैलोरीज हो गई एनर्जी ऑब्टेन। और साइटोप्लाज्म के अंदर में ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ होता है, वहाँ पर जो है 36 एटीपी का निर्माण होता है। और साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोसिस होता है यानी ग्लूकोज को तोड़ने का, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए साइटोप्लाज्म में जो होता है रेस्पिरेशन, इसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर में ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। चलिए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं सांस लिए फिर सांस छोड़े, यानी हवा को बाहर फेंके, सांस लेने के बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट हो गया है, तो इसको आप देख करके समझ सकते हैं। ये नसल कैविटी होगी, फायरेंक्स हो गया, ये लायरेंक्स और नसल कैविटी। ये सब ऑर्गन हो गया जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योइज, लंग्स हो गया, ये सब देख करके आपको समझना है। ये जैसे खाना खाए हम लोग, तो वो एसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा गया। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ एपोग्लोटिक्स रहता है, वो क्या करता है, नसल कैविटी से फिर ट्रैकिया में भेज देता है। तो ये देख रहे हैं लंग्स का ही अलग अलग पार्ट्स हैं, जो आपको पहले फिगर भी दिया गया है उसमें देख सकते। ये आपका एल्वेलाई हो गया, इसमें ब्लड कैपिलरीज इसके ऊपर में रहता है, यहीं पर ऑक्सीजन का इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होता है। सांस जैसे हम लोग लेते हैं उस समय 78% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है, 0.03% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम लोग
हवा बाहर छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% रहती है और ऑक्सीजन 17% हो जाती है, यानी 21 से घट करके 17 हो जाता है और कार्बन की मात्रा 4% हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया एल्वेलाई हो गई, यहाँ ब्लड कैपिलरीज, इसी यहीं पर हाई ऑक्सीजन प्रेशर है, इधर लो ऑक्सीजन प्रेशर। तो ऑक्सीजन जो है ये ब्लड कैपिलरी के अंदर घुसती है और ब्लड कैपिलरी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उधर एल्वेलाई से फिर इधर चली जाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसी है, आरबीसी में किस प्रकार से जो है ऑक्सीजन अंदर होती है। आरबीसी जैसे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके सेल के अंदर, इन कोशिका के अंदर ले जाती है और फिर वहाँ पर अलग होकर के ऑक्सीजन के साथ फिर साइटोप्लाज्म में बिना ऑक्सीजन का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ऑक्सीजन के साथ होता है। तो इस प्रक्रिया को आप लोग देख करके समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में कुछ आपको जानकारी रखना है।